अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रसीद नवीसी के हवाले से है। पिछले दिनों में मैंने दरख्वास्त नवीसी के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जो कि फ़र्स्ट ईयर का सवाल नंबर 7 है। उसमें चॉइस नहीं होती, दोनों में से कोई एक आता है, या दरख्वास्त आती है या रसीद नवीसी आती है। तो दरख्वास्त नवीसी के हवाले से मैंने वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो रसीद नवीसी है। रसीद नवीसी भी जो 10 नंबर का सवाल होता है, तो उसके हवाले से मैं आपको आज की डिटेल बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि सवाल नंबर 7 है, रसीद या दरख्वास्त दोनों में से कोई एक आता है। उसके बाद यहाँ पर इसके नंबरात जो हैं वो 10 हैं और इसका वक्त जो होता है वो 15 से 20 मिनट में आपने ये रसीद लिखनी होती है। ठीक है, ये फ़र्स्ट ईयर की क्लास है। इसमें कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। जो रसीद के मायने क्या हैं, इसकी तारीफ़ क्या की जाती है। रसीद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी पहुंचना, रसाई, वसूली की तहरीर वगैरह के हैं। यानी कि जब भी कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं, चीज़ देने वाला होता है वो रकम वसूल करता है और हमें एक रसीद लिख कर देता है। ये पहले जो है वो उर्दू में लिखी जाती थी, लेकिन अब जो है वो सब इंग्लिश में लिखी जाती हैं। लेकिन अदालती कामों में जो है ये उर्दू में भी छप जाती हैं, उर्दू में भी लिखी जाती हैं रसीदें। तो इसमें सबसे पहले जो है रसीद का उन्वान जल्दी हरूफ में लिखना है, यानी कि बड़े हरूफ में लिखना। जब भी रसीद शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले रसीद का जो उन्वान होता है वो जल्दी हरूफ में लिखेंगे। उसके बाद सफ़े के वस्त में 22 तहरीर आन के, ये मैं आपको अभी बताता हूँ प्रैक्टिकली भी रसीद लिखकर कि किस तरह से लिखी जाती है। तो इसमें 22 तहरीर आन के, ये फ़ारसी में है। इसका मतलब ये होता है कि इस रसीद को लिखने का मकसद ये है कि, या सबब ये है, इस रसीद को लिखने का सबब ये है। उसके बाद नफ्स मज़मून शुरू हो जाता है। नफ्स मज़मून में पहले रकम का जिक्र आता है। ठीक है, जो भी रसीद आप लिखेंगे, किसी भी चीज़ की फ़रोख्तगी के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपने रकम लिखनी है। रकम अब किस तरह से लिखनी है, 2 तरह से है। एक लफ्ज़ों में लिखनी है, एक हिंसों में लिखनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ अभी। उसके बाद जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, रसीद लिखते वक्त अशिया की तफसील, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की आप रसीद लिख रहे हैं, आपने उसकी डिटेल लाजमी लिखनी। चाहे आप वो मोटरसाइकिल की लिख रहे हैं, चाहे आप वो कोई गाय भैंस के लिए लिख रहे हैं, तो कोई भी रसीद हो उसकी डिटेल आपने उसमें लाजमी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ इस्तिलाहात होती हैं। इस्तिलाहात किस तरह से कि रुपए की जो इस्तिलाह है उसको हम मुबलिग कहते हैं, रुपए की इस्तिलाह को मुबलिग कहते हैं। ठीक है, जैसे मुबलिग 20,000 रुपये। ठीक, उसके बाद पैसों के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, मवाज़ी। ठीक है, कि मवाज़ी 50 पैसे। ठीक है, उसके बाद कमरों के लिए या ज़मीनी पैमाइश के लिए भी मवाज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस्तिलाह आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिस तरह से शेरी इस्तिलाहात होती हैं, अदबी इस्तिलाहात होती हैं, इस तरह हर इल्म की अपनी इस्तिलाह होती है। तो इस रसीद नवीसी में भी कुछ इस्तिलाहात हैं। ठीक है, तो ये मवाज़ी कमरे। ठीक है, इस तरह से अगर हम कोई गाय भैंस या बकरी वगैरह ख़रीदेंगे या बड़ा जानवर ख़रीदेंगे, जिस तरह से हम कोई बड़ा जानवर ख़रीदते हैं, ठीक है, या फ़रोख्त करते हैं, फ़रोख्त करने वाला फ़रोख्त करता है, तो उसके लिए एक रास गाय आएगा। ठीक है, एक रास भैंस आएगा। अगर कोई छोटा जानवर उसके लिए ख़रीदते हैं, ठीक है, या फ़रोख्त करते हैं, तो उसमें एक शाख बकरी आएगी। ठीक है, एक शाख बकरी, एक शाख भेड़। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई घोड़े और गधे की फ़रोख्त का मामला है तो उसमें जो है वो एक लगाम घोड़ा या एक लगाम गधा। तो ये इसका तरीक़ाकार है, इसकी जो इस्तिलाहात हैं। और आखिर में एक इस्तिलाह है ऊँटनी के लिए या ऊँट के लिए, तो वो एक नकेल ऊँट या एक नकेल ऊँटनी। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम इस्तिलाहात हैं जो इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा इसके दरमियान में अल-अब्द आता है। अल-अब्द का मतलब होता है फिदवी, या वो बंदा जो रकम वसूल करता है उसको दरमियान में लिखते हैं। बहुत से बच्चे ये भूल जाते हैं, तो इसमें इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ। उसके बाद आखिर में जो है वो तारीख़ लिखनी होती है। अल अब्द के नीचे उसकी सारी डिटेल लिखने के बाद उसका नाम, वल्दियत, कौम,
जहाँ वो रहता है उसका एड्रेस, उसके बाद जो उसके एड्रेस के बाद जो है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका दस्तखत, और दस्तखत के नीचे जो है आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ जो है वो एक ही लिखनी है आपने, तीनों के नीचे नहीं लिखनी। दरमियान वाले जो अब अलअब्द होता है, फिदवी होता है, उसके नीचे आपने तारीख़ लिखनी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये रसीद आपने किस तरह से लिखनी है। जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले उन्वान लिखना है। ठीक है, जली हरूफ में उन्वान लिखेंगे, जली हरूफ में, बड़े हरूफ में। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रसीद बराए वसूली रकम बाबत फ़रोख्तगी मकान। ये मकान की फ़रोख्तगी की रसीद लिखी जा रही है। अब इसमें एक अहम लफ्ज़ है बाबत। बाबत का मतलब होता है के बारे में, जिस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, ये लफ्ज़ बहुत से बच्चों को भूल जाता है क्योंकि ये दरख्वास्त की निस्बत ये मुश्किल है थोड़ी रसीद, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान बना दूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देखा करें उसको मुकम्मल देखा करें, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा आता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं आता, जिनको कम आता है। तो ये वीडियो सबके लिए होती है। जिनको ज़्यादा आता है वो देखेंगे तो उनका नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जिनको नहीं आता उनके लिए जो है ये सूदमंद हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचे। आपके काम की ये वीडियो नहीं है तो आप उसे आगे भी पहुँचा सकते हैं ताकि किसी और के काम आ जाए। तो हम उन्वान की बात कर रहे थे। इसमें जो बाबत लफ्ज़ है के बारे में, ठीक है, बाबत फ़रोख्तगी मकान, मकान की फ़रोख्तगी के बारे में हम रसीद लिख रहे हैं। उससे अगली लाइन में आपने लिखना है सेंटर में बाइसे तहरीर आन के। इसका जो ये फ़ारसी में लिखा गया है, इसका जो मतलब है कि इस रसीद को लिखने का मकसद ये है कि, इस रसीद को लिखने का मकसद या सबब या वजह ये है कि, इसका मतलब है ये। लेकिन आपने फ़ारसी में ही लिखना है, बाइसे तहरीर आन के। अब यहाँ पर क्या गलती होती है, मैंने यहाँ पे रेड लाइन भी लगाई हुई है कि आप लोगों को बता दूं कि ये 22 वजह कहते हैं, मकसद कहते हैं, की वजह। तो ये अक्सर बच्चे यहाँ पे बाबत लिख देते हैं, 22 की जगह पे बाबत लिख देते हैं। और 22 तो अगर बाबत नहीं लिखते तो फिर बिल्कुल ही नहीं लिखते। यहाँ पे तहरीर आन के, अब तहरीर आन के तो तस्वीर भी बना देते हैं, तस्वीर आन के बना देते हैं, या आन के का आके लिख देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये लफ्ज़ बार बार आपको लिए दोहरा रहा हूँ, बाइसे तहरीर आन के। ठीक है, बाइसे तहरीर आन के। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रकम की बात हमने की थी, रकम किस तरह से लिखनी है आपने। रकम लिखनी है मुबलिक 40 लाख रुपए रकम लिखनी है आपने, उसके मुताबिक जो चीज़ वाकई इतने की हो और आज के मुताबिक हो। ठीक है, आपने उसकी रकम जो है वो आज के मुताबिक लिखनी है, और वो रकम लिखनी है जिसको आप आसानी से निस्फ़ कर सकें। निस्फ़ का मतलब होता है आधी रकम, ठीक है, जिसका हाफ़ होता है। बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आती, वो निस्फ़ नहीं लिख सकते। तो आपने निस्फ़ जो है उसका करना है, और निस्फ़ जो रकम आप लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका निस्फ़ क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे 40 लाख रुपए लिखी है ये रकम, ठीक है, जिसका हाफ़ जो है वो 20 लाख रुपए होता है। आसान सी रकम रखनी है आपने। ठीक है, एक तो कीमत उसके मुताबिक रखनी है, जितनी चीज़ हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे भैंस हो, गाय हो, आपने उसकी कीमत के मुताबिक कीमत यहाँ पे लिखनी है, और वो लिखनी है जिसका आप हाफ़ कर सकें। ठीक है, मुबलिक 40 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैंने पहले लफ्ज़ों में लिखा है, फिर यहाँ पे हिंसों में लिखा है, हिंसों में यानी कि डिजिट्स में लिखा है। उसके बाद निस्फ़ जिनके मुबलिक 20 लाख रुपए होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 20 लाख रुपए उसका हाफ़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 20 लाख डिजिट में भी लिखा हुआ है। अब आपने इस तरह से करना है कि ये दोनों तरफ से आपने इस तरफ आपने बराबर का निशान लगाना है, मसावी का निशान लगाना है, इस तरफ आपने इसको क्रॉस कर देना है, ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि कोई रकम इसमें चेंज कर सके। ठीक है, उसके बाद ये किसके हवाले से, बाबत फ़रोख्तगी मकान। अब मकान का नंबर फ़र्ज़ी लिखना है, गली नंबर फ़र्ज़ी लिखना है, और यहाँ पे लिखना है वाक़या। अब वाक़या की जगह पे वो जो वाक़या हो चुका है उस वाक़या को लफ्ज़ वो लिख देते हैं यहाँ पे बच्चे। एक वाक़या होता है कि इस जगह पे ये मकान वाक़या है, ठीक है। एक वाक़या होता है जो किस्सा होता है, ठीक है। तो वो अक्सर बच्चे वो किस्से वाला वाक़या जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये गलती भी आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये वाक़े
जिना कॉलोनी या कोई भी कॉलोनी आप लिख सकते हैं, फ़र्ज़ी आपने इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका अहाता आपने ब्रैकेट में लिख देना है। मकान की अगर रसीद है तो उसमें आपने उसका अहाता लिखना है कि जी अहाता से मुराद ये है कि उसका हदूद कितना है, या कितनी जगह पर वो मुश्तमिल है, या कितने कमरे बने हुए हैं, किचन बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है, तो वो आपने लिख देना है कि अहाता 7 मरले का। अगर वो 7 मरले का तो आप 7 मरले का लिख देंगे, 4 मरले का तो 4 मरले का लिख देंगे। तो इस तरह से अहाता 7 मरला, मुश्तमिल 4 कमरे, किचन, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके इज़ा लिखना है। इज़ा यानी कि उससे, ठीक है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि नीचे जाकर वो से भी लिख देते हैं, ऊपर अज़ा भी लिख देते हैं। तो अज़ा और से, अज़ा का मतलब ही उससे है। तो यहाँ पर जिससे ली जा रही है या जिससे रकम वसूल की गई है, मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद अहमद। अब यहाँ पर बच्चे नामों के हवाले से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमने नाम कौन से लिखने हैं। तो आपने नाम फ़र्ज़ी लिखने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी आपको काफ़िया काम आएगा शायरी के हवाले से, क्योंकि बच्चों को शायरी के हवाले से काफ़िया भी बड़ा मुश्किल से समझ आता है। लेकिन यहाँ पर जो मिलता जुलता नाम होगा, काफ़िया से मुराद के जो मिलता जुलता नाम होगा, जैसे मोहम्मद अरशद मोहम्मद अहमद, ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है। उसके बाद उसकी कौम लिखनी है। यहाँ पे आप सकना भी लिख सकते हैं। सकना से मुराद ये है कि उसका एड्रेस, कि वो कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कौम बलोच। उसके बाद सकना, सकना के बाद आपने लिखना है कि नकद रकम वसूल करके रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। ये भी जुमले बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं। तो आपने एक एक जुमला जो है वो उसकी वजाहत के लिए लिखना है ताकि रसीद जो है वो पूरी तौर पे लिखी जाए, मुकम्मल तौर पे लिखी जाए। अगर आप ये आधी उसकी मालूमात स्किप कर देंगे, भूल जाएंगे, नहीं लिखेंगे, तो आपके नंबर कट सकते हैं। उसके बाद नीज़ रकम वसूली के साथ कब्ज़ा मकान दे दिया है या दिया जा रहा है, यानी कि जिससे वो मकान की रकम वसूल कर ली है, उसने रकम वसूल करने के बाद उसको कब्ज़ा भी दे दिया। अब आ जाते हैं हम आखिरी पोर्शन में। आखिरी पोर्शन अल अब्द। अल अब्द को लिखना है सेंटर में, ठीक है। अल अब्द वो होता है बंदा जिसने रकम वसूल की है, ठीक है, आपने उसका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये जो डिटेल लिख रहा हूँ यहाँ पे कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले नाम वल्दियत, उसके बाद कौम, साकिन कहाँ का रहने वाला है वो, तहसील व ज़िला, उसके बाद शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड नंबर भी फ़र्ज़ी लिखना होता है, इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं आपको आसान सा हल बता देता हूँ, वो भी अभी डिटेल में बताता हूँ। शनाख्ती कार्ड के बाद आपने दस्तखत करने हैं। दस्तखत के नीचे जो है वो तारीख़ लिखनी है, वो 1 नंबर की होती है, वो आपने स्किप नहीं करनी। तारीख़ का तरीका मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तारीख़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद अब ये दरमियान में आपने डिटेल आपने ख़ुद फिल कर ली, मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ गवाह शुद। अब ये जो 2 गवाह होते हैं ये उस वसूल कुनिंदा के इलाके के ही होते हैं, वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो आपने अगर लिखना भी है उसमें फ़र्ज़ी तौर पे, तो आपने इलाका वगैरह सब सेम लिखना है, करीब करीब लिखना है। जैसे कि मोहम्मद सईद वल्द मोहम्मद हमीद, मैंने अभी आपको बताया था कि काफ़िया बना लें, मोहम्मद सईद वल्द मोहम्मद हमीद। कौम जट सकना खुर्शीद टाउन तहसील व ज़िला बहावलपुर, कुछ भी लिख दें, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड लिखना है। शनाख्ती कार्ड पे बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें तो नंबर ही याद नहीं रहता। तो इसका आसान हल है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि पहले 5 डिजिट होते हैं, तो आपने लिख देना है 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश आ जाती है। उसके बाद फिर 7 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद डैश, फिर 1। यह आसान सा फार्मूला है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फ़र्ज़ी आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है गवाह का दस्तखत। दस्तखत तीनों के होंगे, लेकिन तारीख़ जो है वो फिदवी के नीचे, अल अब्द के नीचे लिखी जाएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। दस्तखत कर देने आपने फ़र्ज़ी से कर देने, जैसे मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी से दस्तखत कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा गवाह होगा मोहम्मद रफ़ीक वल्द मोहम्मद शफ़ीक। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, नाम एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, साउंड एक जैसा है, तो ये काफ़िया आप लिख सकते हैं, नाम सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने फ़र्ज़ी ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद कौम जट सकना यजमान तहसील यजमान ज़िला बहावलपुर, इस तरह से आपने तफसील लिख देनी है, फ़र्ज़ी, ठीक है। ये हकीकी नहीं लिखनी, फ़र्ज़ी लिखनी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया, उसी तरह से 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश 1, ये आसान सा तरीका है। उसके बाद नीचे आपने दस्तखत लिख देना है, ठीक है। ये मुकम्मल तरीका है दरख्वास्त लिखने का। आपको मैंने वो भी गलतियाँ बताई हैं कि जो अमूमन बच्चे करते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी है, आपको मैंने इसलिए बताई हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको सही तरह से वीडियो को देखेंगे, इसको प्रॉपर्ली देख लेंगे,
जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, वो भी देख सकते हैं इसको ताकि उनकी कहीं भी जो गलती होती है वो रफ़ा हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं समझ आती, जो बच्चे घबराते हैं रसीद लिखने से, तो उनके लिए भी ये बहुत आसान कर दिया है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सवाल समझ आ गया होगा रसीद नवीसी के हवाले से। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आखिरी बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।